हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की, टॉपिक कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। तो आज एक न्यू टॉपिक सा स्टार्ट करेंगे, इसी सेशन में इसको खत्म कर लेंगे, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। देखो बहुत सारे एक्ट्स हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है, पर कवर करना इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी देखो हम लोग यूजुअली सुनते रहते हैं कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम यही सुनते हैं कि वो रिटायर हो गया है, उसको ग्रेच्युटी मिली है। तो ग्रेच्युटी क्या है उसी के मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरी एक्ट की जैसी भी इम्प्लीमेंटेशन रही है, क्या क्या उसका एक क्वालिफाइंग पीरियड होता है, वो सारा हम कवर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले वही बात है, ग्रेच्युटी का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपसे अभी बोला है कि ग्रेच्युटी का मतलब हम यूजुअली क्या सुनते हैं कि कोई रिटायर हुआ है, उसको एक लमसम अमाउंट मिली है, उसको हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं, एक टर्म जो देते हैं दैट इज ग्रेच्युटी। इसका मतलब है एक लमसम अमाउंट दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू हिज और हर एम्प्लॉइज। ठीक है, कि एक लमसम अमाउंट, लमसम का मतलब है जब एक साथ हम कोई पैसा किसी को देते हैं, एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को एज ए फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक कहते हैं ना कि उसने सेवाएं की हैं, उसके आभार के रूप में हम लोग उसको एक अमाउंट दे रहे हैं, एक पैसे दे रहे हैं, ताकि जस्ट उसको दिखाने के लिए क्या थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयर्स जो है ग्रेच्युटी दो तरीकों से पे आउट कर सकता है। एक अपने वो खुद के अकाउंट से उसको पे आउट कर सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, एक ग्रुप बना सकता है ग्रेच्युटी इंश्योरेंस प्लान का। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। सो दीज इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ अ सडन लायबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट। अब ये जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको पता है, नॉर्मल इंश्योरेंस की भी जैसे हम बात करते हैं, वो किस लिए बनाई जाती है, कोई ऐसी अनफोर्सिन घटना हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पर भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी का यही रोल है कि अगर कोई सडन लायबिलिटी आ जाती है ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इस पर्टिकुलर केस में आपको मदद करेगी। ठीक है, एडिशनली एम्प्लॉयज ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट एंड टैक्स बेनिफिट्स ऑन द अमाउंट पेड एज ग्रेच्युटी। ठीक है, एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट भी मिलता है और उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है जब वो कोई भी अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पे आउट करते हैं। तो एक बेसिक मतलब है ग्रेच्युटी का कि जब कोई एम्प्लॉई जो है छोड़कर जा रहा है, एक ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप उसको एक लमसम अमाउंट देते हो, तो बस ये इसका मतलब है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे एक्ट के साथ। तो इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, टाइटल से पता 1972, इसका मतलब क्या है कि एक मैंडेटरी करना है कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसको एक पेमेंट के तौर पर ग्रेच्युटी आपको देना होगा। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू, देखो एक्ट क्या है, एक लीगल बाइडेशन हो जाती है, आपको जोड़ के रखता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर एक कंपल्शन डाल देता है। अगर कोई एक्ट ना हो, सिर्फ आपसे वर्बली कहा गया हो कि यार ऐसा करना है, तो यूजुअली हम वो चीज नहीं करते हैं। इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया था सो दैट कि हम लोग एक टाइमली पेमेंट जो उनकी बनती है, जो भी इनका एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है उस जोन में आप उसको पेमेंट कर दें। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें, ग्रेच्युटी क्या है, एक टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। पर देखो सिर्फ इतने पे जुड़े मत रहना कि सिर्फ रिटायरमेंट पे ही मिलता है, बहुत सारे केसेस है जब हमें ग्रेच्युटी मिलती है। तो एक बार इसको एक पर अगर इंडिया में हम लोग बात करें, ग्रेच्युटी का बेसिक मतलब होता है काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। हमें पता है हमें फ्यूचर में कोई काम तो करना नहीं है, या करना भी है, दैट इज XYZ, अलग हर किसी का अपना अपना सिनारियो है, बट एक बेसिक चीज की बात करें तो ग्रेच्युटी एक टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। It is a payment made with the intent of monetarily helping an employee after his or her retirement। तो काइंड ऑफ एक कहते हैं जिसको मदद की तरह से है, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में मदद है, ताकि उसके जो बाद में है, जो उसकी लेटर ऑन रिटायरमेंट की लाइफ है, वो अच्छे से निकल सके। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कब पास किया गया था? 21 अगस्त 1972 को, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 16 सितंबर 1972 को। ठीक है, दोनों डेट्स ध्यान रखना। आगे देखो, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि ये कहाँ कहाँ लगता है, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो अगर ब्रॉडली हम बात करें, ये एप्लीकेबल होता है हर एक फैक्ट्री पर, माइन हो, ऑयल फील्ड हो, प्लांटेशन हो, पोर्ट हो, रेलवे कंपनी, हर किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। हर वो शॉप और वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा जब ये बेसिकली इसको बनाया गया है, वो जिस भी स्टेट में है उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। कब? प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के सिनारियो में। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के लेवल पे बात हुई है। आगे देखो, सच अदर एस्टैब्लिशमेंट्स और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड और एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ वाला केस है, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे मैंने आपसे कहा
जो बी पॉइंट था वो स्टेट एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे बात कर रहा था, यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे बात कर रहा है, लेकिन केस वही है, 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज आपके पास होने चाहिए हैं। ये जो है आपका पूरे इंडिया पे एक्सटेंड होता है एक्सेप्ट प्लांटेशंस एंड पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगेन अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के पास वो स्पेशल राइट्स तो है नहीं है, बट स्टिल अभी एक्ट्स की हर एक्ट में कहीं ना कहीं वो इनके पास एग्जेम्पशन रहती थी, अब धीरे धीरे इनमें वो भी चेंजेस आने लग जाएंगे। आगे देखो डेफिनेशंस, अगेन हर बार बोलती हूँ कि मेनली जो है सेक्शन 2 में ही हर किसी एक्ट की डेफिनेशंस मेंशन होती हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर में हम डिस्कस करते हैं, कोई भी कंट्रोल जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, रेलवे कंपनी कोई भी हो। बट अगेन जैसा मैं हर बार बोलती हूँ कि आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, अप्रोप्रिएट जो आपका एक वो कहते हैं ना अथॉरिटी कौन रहेगी, वो डिपेंड करती है कि आपकी क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कौन से लेवल पे पड़ती है। स्टेट लेवल से है तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप हो गए, लोकल अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां पर भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो आपका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटी जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। आगे देखो उसके बाद उसने बोला है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होता है कि मतलब जो बेसिकली एक साल आपने एक पूरी कंटिन्यू सर्विस दी है, दैट इज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंटिन्यू सर्विस अगेन जो आपकी पूरी कंटिन्यूटी में आपने एक सर्विस दी है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये बोला था कि सेक्शन 2A में जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, देखो दो चीजें हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिनके आप जो आपको बेसिकली जो जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है जो आपको प्रोवाइड कराती हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करता है कि देखो हमने एक्ट बना दिया है लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो रही है कि नहीं, ये काम होगा आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। दोनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन सेक्शन 3 में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको हम वहां पे देखेंगे दोबारा से। उसके बाद उसने बोला है एम्प्लॉय, हर जगह सेम ही पॉइंट होता है। एम्प्लॉय का मतलब है जिसको वेजेस पे रखा गया है अदर देन अप्रेंटाइज, इसको नहीं इसमें इंक्लूड किया एम्प्लॉय में, ठीक है। कोई भी स्टैब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है, जो भी उसमें काम कर रहा है वो आपका एम्प्लॉय माना जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है उसी को एम्प्लॉय कंसीडर कर लेते हैं। नो, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो सेमी स्किल्ड है या वो बिल्कुल अनस्किल्ड है, मैनुअल काम कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल का काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है या क्लरिकल काम कर रहा है, वो किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी में वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, इट मीन्स वो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है। चाहे वो पर्सन जो है मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का ना भी हो तो भी वो आपका एम्प्लॉय माना जाएगा। लेकिन इसमें वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा, डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन हु होल्ड्स अ पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी और एक्ट जो है जो ऑलरेडी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंडर काम कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर, अगेन एम्प्लॉयर में हमने हमेशा बात की है, कोई भी है, चाहे किसी भी कंट्रोल में हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है, जो भी कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल पे है, वो आपका एम्प्लॉयर कंसीडर किया जाता है। जैसे इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, कुछ भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सेम वे से अगर वो लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में भी है तो भी वो आपका एम्प्लॉयर ही कंसीडर किया जाता है। और इवेंचुअली जो हम बात करते ही हैं, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है एस्टैब्लिशमेंट के जितने भी रिलेटेड अफेयर्स हैं, वो आपका एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं, वही पॉइंट्स हैं। उसके बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट का मतलब होता है आपकी बेसिकली आपको जो काम है वो खत्म हो चुका है, आप उसको टर्मिनेट हो चुका है एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, वो आपका हो जाता है रिटायरमेंट। सुपर एनुएशन, हम जब इंश्योरेंस वाला एक्ट का, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की बात कर रहे थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एज लिमिट या आपकी जो भी एक टर्म बताया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट में, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो एज आप अटेन कर लेते हो, दैट इज सुपर एनुएशन, ठीक है। वही मतलब यहाँ पर भी उसने मेंशन किया है। सुपर एनुएशन का मतलब होता है एम्प्लॉय के केस में द अटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सच एज as is fixed in the contract or conditions of service at the age on the attainment of which the employee shall vacate the employment। या बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि यार आपकी जो यहाँ पे काम करने की एज है दैट इज 56-57 है, इसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा।
जब आप उसको काम करते करते आप 57 की एज में आ जाते हो, दैट इज अ सुपर एनुएशन, कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में एज मेंशन थी आपने उसको अटेन कर लिया है, एंड उस एज के बाद जो है आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को वेकेट करना पड़ेगा, बेसिकली उसको खाली कर देना होगा, दैट इज सुपर एनुएशन। ओके, उसके बाद उसने बोला है वेजेस। हमने इनिशियल एक्ट्स में वेजेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कवर की है, मैंने आपको बताया है। वेजेस का मतलब है जो एक वो कहते हैं ना छोटी सी अमाउंट जो आपको मिलती है, उसमें हम कोई कमीशन इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें कोई हाउस रेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, कोई भी हमें ओवर टाइम वेजेस मिल रहे हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजों को हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। वेजेस का मतलब है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो आपको एक इन्वॉल्वमेंट जिसको हम बोलते हैं, या आपको जो भी एक कहते हैं ना अवकाश, या जो भी आपको पैसा मिलता है, दैट इज वेजेस। कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। डेफिनेशन देख लो यहाँ पर, ऑल इमोलमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉई while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash। इसमें हम लोग डीए हमेशा इन्वॉल्व करते हैं, आई थिंक ये सबको पता है। हमने बहुत सारे एक्ट्स में जब भी हम लोग वेजेस की बात करते हैं वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑलवेज, ठीक है। ओके, उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे वो अगेन सेम पॉइंट्स है, बोनस इंक्लूड नहीं करेंगे, कमीशंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओवर टाइम वेजेस, ये ऐसा कोई भी रिलेटेड हो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये थी हमारी डेफिनेशंस। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में एक टर्म बताई थी, दैट वाज कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ध्यान रखना है कंट्रोलिंग अथॉरिटी और आपका जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको मिक्स मत करना, या दोनों एक नहीं है, ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले जो आपके टॉप पे चीज आती है दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, बस इस तरीके से ध्यान रखना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपने नीचे एक और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, ठीक है। एंड इसका रीजन क्या है कि देखो हमारा काम सिर्फ एक्ट को पास करना है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है कि नहीं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक और इंसान को ये अपॉइंट करते हैं, एक और अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 3 में उसने बोला है, the appropriate government may by notification appoint any officer to be a controlling authority who shall be responsible for the administration of this act and different controlling authorities may be appointed for different areas, ठीक है। आगे देखो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। इसमें जो मेन मुद्दा रहेगा आपका पेमेंट का ही रहेगा, कितना बनता है, आपका क्वालिफाइंग पीरियड कितना है, दैट्स इट, यही है। या एक इसका फॉर्मूला है वो भी ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 4 में कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ इतना ध्यान मत रखना कि ग्रेच्युटी है मतलब आपने रिटायरमेंट हो ही गई होगी इसीलिए मिला है। ग्रेच्युटी मिलने के बहुत सारे और केसेस भी होते हैं, जैसे इसने मेंशन किए हैं, ग्रेच्युटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। तो ये भी ध्यान रखना है, ग्रेच्युटी आपको तभी मिलती है कि आपने कम से कम 5 साल तो काम किया ही, ऑफकोर्स उससे ज्यादा ही किया हो, लेकिन 5 साल से कम का टाइम पीरियड होगा तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या है कि आपको कब कब मिलेगी, नंबर 1 ऑन हिज सुपर एनुएशन, ठीक है। आपके सुपर एनुएशन बेसिकली जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एज मेंशन्ड है आपने वो अटेन कर ली है तो आपको मिलेगा ग्रेच्युटी। अगर आपने रिटायरमेंट ले ली है या रिजाइन कर दिया है तो भी आपको ग्रेच्युटी, लेकिन वो 5 साल का टाइम पीरियड इज मस्ट। ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, आपकी डेथ हो जाती है, आपको बेसिकली डिसेबलमेंट हो जाती है, आपकी कोई भी दुर्घटना की वजह से आप अब वो काम नहीं कर पा रहे हो, आपने छोड़ दिया है काम, तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। प्रोवाइडेड क्या है, आपको सिंपल सी चीज है, अगर किसी रीजन से आपकी डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 5 साल की एज को अटेन किया है या नहीं किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोवाइडेड दैट completion of continuous service of 5 years shall not be necessary, जहां पे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है किसी एम्प्लॉय का वो डेथ या डिसेबलमेंट की वजह से हुई है, तो वहां पे 5 साल वाला केस नहीं देखा जाता, ठीक है। आगे देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेबल टू हिम शैल बी पेड टू हिज नॉमिनी। अब ऑफ कोर्स अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में ग्रेच्युटी किसको मिलेगी, जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको। अब ये तो एक सिंपल चीज होगी कि पहले नॉमिनी को दे दो, इन केस नॉमिनी नहीं है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी है, उसको जो भी हायर है उसको हम दे देते हैं। अब इन केस अगर कोई नॉमिनी या उसका जो हायर है, जो उत्तराधिकारी है, वारिस जो है वो माइनर है, बेसिकली नाबालिग है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में जो भी उसका अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी होगा वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर दिया जाएगा,
ठीक है, बेसिकली वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। एंड वो सेम अमाउंट जो है माइनर को तब मिलेगी जब तक वो अपनी मेजोरिटी एज, या बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ना कि एक अपनी लेवल ऑफ 18 ईयर्स के बाद वाली वो एज अटेन नहीं कर लेता, तब तक वो पैसा जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रहता है। एंड लेटर ऑन जो है जैसे ही माइनर अपनी मेजर वाली एज को अटेन कर लेता है वो उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पूरी हायरार्की है, ध्यान रखना है। नॉमिनी है तो नॉमिनी को पैसा दो, नॉमिनी नहीं है तो जो भी अगला उत्तराधिकारी है उसको दे दो। दोनों में से कोई भी केस है लेकिन वो माइनर है, उसकी अभी 18 एज नहीं हुई है, तो इस केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो पैसा जाता है। एंड वो लेटर ऑन जो है उसको, जब वो मेजर हो जाता है, बेसिकली 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेता है, तब वो लेटर ऑन उसको जो है पैसा बेसिकली ट्रांसफर कर देता है। आगे देखो, अब ग्रेचुटी हम लोग कब पे करते हैं, जैसे मैंने आपको 3 केसेस बता ही दिए हैं, बट उसके अलावा भी कुछ अगर हम प्रॉपर टर्म्स में बात करें तो एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 रूल्स, ग्रेचुटी इज पेड व्हेन दी फॉलोइंग सिचुएशंस अगर आती है किसी एम्प्लॉय के साथ, तब ये ग्रेचुटी पे की जाती है। लेकिन वो 5 इयर्स वाला केस तो है ही है, रिटायर हो जाता है, BRS ले लेता है, बेसिकली वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है, एक्सपायर बेसिकली उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी एक्सीडेंट या डिजीज की वजह से डिसेबल्ड हो जाता है, रिजाइन कर देता है, या टर्मिनेट हो जाता है, या ले ऑफ हो जाता है ड्यू टू रिट्रेंचमेंट। बेसिकली जब छटनी होती है उस दौरान अगर आप को निकाल दिया जाता है तो आपको जो भी ग्रेचुटी है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चल आगे देखो। अब केसेस है नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी ग्रेचुटी किस हिसाब से वहां पे कैलकुलेट की जाती है, आपको किस तरीके से आपका एक क्वालिफाइंग पीरियड आपका रहता है। ठीक है, नॉन सीजनल का मतलब है जैसे एक नॉर्मल कंपनी है जो किसी भी सीजन के ऊपर काम नहीं करती है, सीजन बेस्ड नहीं होती है, उनका पूरा 12 महीने काम चलता रहता है, दैट इज नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम लोग 2 कैटेगरीज करते हैं कि अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है प्रीसीडिंग 1 ईयर का ले रहे हैं, एंड अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है प्रीसीडिंग 6 मंथ्स का ले रहे हैं, 2 केसेस में हम लोग करेंगे। लेकिन ब्रॉडली ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट का। कुछ मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको डेज, इसके क्वालिफाइंग डेज क्या है वो ध्यान रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 केसेस हैं, नॉन सीजनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 केसेस में कैसे हैं, प्रीसीडिंग 1 ईयर अगर वो ले रहा है, या फिर अपना प्रीसीडिंग 6 मंथ्स वो ले रहा है। इसमें फर्दर वो उन्होंने 2 कैटेगरीज बना रखी हैं, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन अदर केसेस। सेम तरीके से यहाँ पे भी किया है, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर केसेस, बस आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर वो बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो इस केस में इफ एन एम्प्लॉय एक्चुअली बीन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉट लेस देन 190 डेज, तो वो ग्रेचुटी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये 1 ईयर की बात हो रही तो 190 डेज है, और बाकी केसेस में इट शुड बी 240 डेज। ठीक है, अब ये था 1 साल की बात। अगर वो 6 महीने की बात कर रहा है तो फॉर बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट उसकी डेज रहती है 6 मंथ्स के हिसाब से 95 डेज, एंड इन अदर केसेस वो रहेगी 120 डेज। देखो 120 आप वैसे भी याद रख सकते हो, 240 एंड 120 मींस हाफ ही हो गया। 190 में हाफ नहीं प्रॉपर हुआ है, बट अगेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर देखो यहाँ पे ये हो गया नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट के केस में। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ सीजनल एम्प्लॉयमेंट में या सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जहां पे आपको पता है कि एक ड्यूरेशन रहता है कि 2-3 महीने ही काम चलेगा, या किसी पर्टिकुलर सीजन जब तक है तब तक ही काम चलेगा, तो ऐसे केस में हम लोग कंटिन्यूस सर्विस का मतलब कैसे अज्यूम करेंगे, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन डे कितना होना चाहिए है, दैट शुड बी यहाँ पे क्या रहेगा कि कॉन्टिन्यूस सर्विस मीन्स इफ एन एम्प्लॉय एक्चुअली वर्कड फॉर नॉट लेस देन 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सर्विस का मतलब ईयर का मतलब वही है कि जो इनका सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है उसका ड्यूरेशन क्या, उसका 75% बेसिकली इसका रहता है, नॉट लेस देन 75% जो है होना चाहिए। आगे देखो, अब अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आप, ये तो आपको क्वालिफाइंग पीरियड हो गया कि आप सीजनल एस्टैब्लिशमेंट हो या नॉन सीजनल हो, लेकिन आपको इवेंचुअली पैसा कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी जो ग्रेचुटी है वो 15 डे वेजेस के हिसाब से होती है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग 15 करते हैं डिवाइड। ठीक है, उसके बाद 15 डेज वेजेस है, वेजेस का मतलब है यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए करेंगे, एंड वो आपकी एज पर योर लेटेस्ट सैलरी और वेजेस होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बेसिकली आपको जो टेन्योर है वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपने पूरे उसमें कंटिन्यू काम कितना किया, कितने साल काम किया है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे रहता है ग्रेचुटी इज इक्वल्स टू 15/26 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी मंथली वेजेस थी, मल्टीप्लाई बाय जो आपका टेन्योर ऑफ सर्विस रहा है। अब कंफ्यूजन कहाँ रहती है,
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा यार मेरी जो पूरी काम की रही है, पूरा टेन्योर जो है दैट इज 10 years and 8 months, तो मैं इसको 8 को कैसे कंसिडर करूंगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जो आपका लास्ट ईयर ऑफ सर्विस रहा है वो आपका 6 मंथ से ज्यादा गया है, लाइक 7 months गया है, 8 months गया है, 9 months गया है, तो हम लोग उसको फुल ईयर ही कंसीडर करते हैं। अगर 6 से कम है तो डेफिनेटली आप उसको उसमें ईयर में इंक्लूड नहीं करते हो। 6 से ज्यादा है तो उसको फुल ईयर कंसीडर किया जाता है। फॉर्मूला एज इट इज ही ध्यान रखना, दैट इज 15/26 मल्टीप्लाई बाय मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ सर्विस, नॉर्मल केस में। ठीक है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है कि अगर आपका लास्ट सर्विस ईयर ऑफ सर्विस जो है उसमें एम्प्लॉय ने जो है मोर देन 6 months कवर किए हैं तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ फुल ईयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय वर्क फॉर 15 years and 7 months, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि उसने 16 साल काम किया है। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम 29th March 2018 जो मैक्सिमम ग्रेचुटी की एक लिमिट इन्होंने रख दी है दैट इज 20 lakhs। आपको पता है देखो हर चीज में हमने इतने सारे एक्ट्स की बात की है, हर जगह हम लोग एक वेज सीलिंग की बात जरूर करते हैं। जैसे हमने स्टेट इंश्योरेंस में बात की थी कि वेज सीलिंग इन्होंने कितनी कर दी है, 21,000 कर दी है, कि इससे ऊपर अगर कोई होगा उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है, इन्होंने भी जो है एक काइंड ऑफ सीलिंग क्रिएट कर दी है कि ग्रेचुटी की जो मैक्सिमम अमाउंट है पेबल होने की दैट इज 20 lakhs। ठीक है, आगे देखो, ये हमने बात की थी, जैसे मैंने आपसे पीछे डिस्कस जो किया अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल, ये 15 days ऑफ वेजेस अब लेते हैं जब हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रेच पे काम कर रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन इन केस अगर आपकी सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है उस केस में आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, आपका मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ सर्विस। लेकिन जहां पे हमने नॉर्मल एक नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में 15/26 लिया है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो आपका रहेगा दैट विल बी 7/26। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ पे हम लोग 15 days ऑफ वेजेस की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 7 days ऑफ वेजेस फॉर ईच सीजन। ये चीज आपको दोनों चीजों में ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन केस ऑफ पीस रेट एम्प्लॉय हमने डिस्कस किया था प्रॉपर कि वेज रेट होता है, पीस रेट होता है, वो आपके टाइमिंग के हिसाब से रखते हैं। तो अगर इन केस आप एक पीस रेट एम्प्लॉय हो तो डेली वेजेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेली वेजेस आपकी इंक्लूड होगी एज एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आपको जो 3 महीने का टर्मिनेशन के बाद जो 3 महीने की आपकी वेजेस होती है उनका हम लोग एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड आफ्टर डिसेबलमेंट ऑन रिड्यूस्ड वेजेस। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय था जो डिसेबल हो चुका है, उसके हम लोग ग्रेचुटी पेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। हम लोग क्या चीजें कंसीडर करते हैं, वो वाली आपकी एक सैलरी या वेजेस जो आपको डिसेबल होने से पहले मिल रही थी एंड वो वाली सैलरी जो आपको मिल रही है आपको डिसेबल होने के बाद, तो इनके बीच में जो आपका वो रहेगा उसके बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पे ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिसेबल्ड होने से पहले आपकी सैलरी थी फॉर एग्जाम्पल 30,000 थी एंड डिसेबल होने के बाद आपकी सैलरी उन्होंने कर दी है 20,000 रुपये, तो हम लोग इन दोनों को कंसिडर करते हुए इसके बेसिस पर ही हम लोग जो है ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि दोनों क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग इंश्योरेंस की वैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेचुटी आपको मिलती है क्योंकि आपने जितनी लाइफ लॉन्ग जो कंटिन्यूस सर्विस दी है उस पूरे के लिए हम लोग आपको पैसे देते हैं, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई बाय टेन्योर करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जो वेजेस हैं आपको प्रीसीडिंग मिलती थी ऑफ डिसेबलमेंट उसको भी हम लोग अकाउंट में लेते हैं एंड आपको जो सब्सिक्वेंट डिसेबलमेंट के बाद जो मिलती है आपकी वेजेस उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे देखो, डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब बात है अगर आपको अब सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हमने, सीजनल हो तो जी 7/26 के हिसाब से हम लोग करेंगे, नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो हम लोग 15/26 के हिसाब से आपकी पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, सारे क्वालिफाइंग डेज हमने चेक कर लिए हैं, सब हो गया है। अब टाइम है कि डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, अब उसके भुगतान की बात आ चुकी है। अब इसमें भी इन्होंने 2 केसेस बताए हैं कि अगर आपकी जो पेमेंट है वो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, इसमें हमें कोई भी विवाद की बात ही नहीं है, हमें बस नॉर्मल पेमेंट करनी है, केस नंबर 1। एंड अगर आपकी जो अमाउंट है वो डिस्प्यूटेड है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज सिंपल सी अगर बात करें कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपकी जो पेमेंट थी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है, बस पेमेंट की बात है यहाँ पे,
इस केस में एम्प्लॉयर को, अनडिस्प्यूटेड केस में एम्प्लॉयर को जो है ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो अप्रैल में ड्यू हो चुकी है पेमेंट के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अप्रैल के बाद मई तक जो है 30 डेज के विद इन आपको इसको पेमेंट को करना होगा। इन केस पेमेंट नहीं की है या पेमेंट का जो टाइम पीरियड है उसको क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है जो भी वैल्यू रखी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उनको यहाँ पे देनी होगी। अगर इन केस अब यहाँ पे डिस्प्यूटेड की बात है कि यहाँ पे विवादित जो है आपकी अमाउंट है या विवादित राशि है आपकी, इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को डायरेक्ट पैसा नहीं देगा। इस केस में जो भी डिटरमाइंड अमाउंट होती है वो जो है एम्प्लॉयर किसको देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देगा। ठीक है, पहले ही विवाद है, अगर तुम एम्प्लॉय को देने लग जाओगे तो विवाद बढ़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? आगे, if after doing inquiry the amount deposited by the employer falls short of the employee which he is entitled, then controlling authority direct employer to deposit the excess amount। अब in case आपको यहाँ पर पैसा जो है डालना था, लाइक छोटे से अगर मिनिमम अमाउंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे 5000 रुपीज, ऑफकोर्स इससे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसको जो है यहाँ पे उसने डिपॉजिट किया है एम्प्लॉयर ने 5000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर बनते थे उसके 6000 रुपीज, तो इनके बीच में जो गैप है 1000 रुपीज का, इंक्वायरी करने के बाद अगर यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो पैसा एक्चुअली बनता था वो उसने नहीं दिया है, जो उससे कम दिया है, तो जितने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉल होता है वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को कहेगा कि देखिए आपको ने पैसा कम दिया है, उसको डायरेक्ट करेगा कि आपको जो है ये एक्सेस अमाउंट जो है पे करना होगा। ठीक है, चलो, आफ्टर विच ही विल पे द अमाउंट टू द पर्सन एंटाइटल्ड, वो पर्सन को पे कर देगा जो भी पैसा है। If the person aggrieved by the order of a controlling authority, he can appeal the appropriate government or authority specified। लेकिन इतने सारे जो डिस्प्यूट के बाद भी जो है, डिस्प्यूटेड था तो जो एम्प्लॉयर को समझ में आया, कैलकुलेट किया, उसने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पैसा जमा करा दिया। इंक्वायरी करने के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि कोई पैसा कम था, वो उसे कहेगा कि इसको पे आउट करो, एंड एम्प्लॉयर उसको पे आउट कर भी देगा। लेकिन इन सब के बाद भी अगर किसी पर्सन को लगता है वो अग्रीव्ड है, ठीक है, वो दुखी है कि नहीं जी ऐसा नहीं था, मेरा ज्यादा बनते थे या जैसा भी हिसाब था, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है इसके इन इंक्वायरीज के बाद भी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जाओ तुम अपने हाल पे, जो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दैट अग्रीव्ड पर्सन जो है फर्दर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ऊपर जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है उनको वो अपील कर सकता है, जो उसके पास राइट है। ठीक है ना, रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की वसूली करना यहाँ पे बात है। If the amount of gratuities are not paid by the employer within the prescribed time, then the controlling authority will issue a certificate of the amount to the collector who will receive the same along with the compound interest। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कहाँ पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे उसने बोला है रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी के केस में कि अगर एम्प्लॉयर जो है पेमेंट ग्रेचुटी करने में डिले कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में वो नहीं दी है उसने, तो इन दैट केस कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है कलेक्टर कौन होगा, बेसिकली एम्प्लॉय ही होगा, उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आप ये इशू आपको दे दिया गया है, एंड उसको जो भी अमाउंट बनती है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर वो उसको पे आउट करना पड़ेगा। नोट देखो यहाँ पर, देखो जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगा दिया है या आपका कैलकुलेट करके ज्यादा आ रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी भी केस में आपकी ग्रेचुटी पेबल केस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन नो केस इज टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल अंडर द एक्ट। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कवर्ड इन दिस एक्ट। अब ये भी ध्यान रखना कि हम लोग जब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग अब कवर करते हैं। ठीक है, आगे देखो कंपल्सरी इंश्योरेंस। कंपल्सरी इंश्योरेंस के केस में देखो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि दो केसेस हैं जिससे वो एम्प्लॉयर जो है पैसा पे आउट कर सकता है। नंबर वन, वो क्या कर सकता है, अपने खुद के अकाउंट से पे करे, या फिर दूसरा वो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकता है फॉर सडन लायबिलिटीज एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर देखो उसने क्या मेंशन किया है, कंपल्सरी इंश्योरेंस की बात की है। एवरी एम्प्लॉयर अदर देन एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट ऑब्टेन एन इंश्योरेंस फॉर हिज लायबिलिटी टू पे ग्रेचुटी। यहाँ पे बोल रहा है कि हर एम्प्लॉयर को अदर देन कौन, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एस्टैब्लिशमेंट है उनको छोड़ के हर एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी ग्रेचुटी की लायबिलिटीज होती है पे करने के लिए
उसके लिए वो इंश्योरेंस ले। द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सच एस्टैब्लिशमेंट जहां पर मोर देन 500 एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है और जिनके पास अपना खुद का एक ग्रेचुटी फंड उन्होंने बना रखा है, ठीक है, जिनके पास एक अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है उनको वो एग्जेम्प्ट कर देती है। देखो, जिनके पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, ग्रेचुटी पे करने के लिए उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा। ऐसी कंपनीज क्या है, अपने लिए कंपनी में पहले से ही अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड्स जो है क्रिएट करके रखती हैं। तो इन दैट केस उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने की जरूरत, कंपल्सरी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट उनको एग्जेम्प्ट करके रखते हैं। एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसने बोला है कि हर एम्प्लॉयर को जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर होकर रखना जरूरी है। उसके बाद बट नो एम्प्लॉयर इज टू बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज टेकन इंश्योरेंस हैव अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर जो अपने आपको रजिस्टर तब तक नहीं कराएगा जब तक उसने या तो इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले रखी हो या फिर उसके पास एक अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, रजिस्टर करा लिया है, बस हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रजिस्टर तभी करवाओ, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन एनीवेज भी तभी होगी या तो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर आपके पास एक अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो कंपनी में, जिसके लिए आपको इंश्योरेंस जो हम लोग बात करते हैं एग्जेम्प्ट करके रखा है वो केस। इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस और टू कंट्रीब्यूट टू एन अप्रूव्ड फंड, he shall be liable to pay the amount of gratuity due along with the interest for delayed payments। तो यू कैन सी हर चीज के डिले के लिए आपको ऊपर से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लाइक उसने दोनों केसेस बता दिए हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या आपके पास एक ग्रेचुटी फंड है, दोनों केसेस में आपको पेमेंट तो देखो डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी बनती है या जब भी बनती है ड्यू होती है, दोनों केसेस में आपको डालनी तो पड़ेगी ही। लेकिन आपने या तो इसमें पेमेंट करने में ड्यू लेट कर दिया है या आपने ग्रेचुटी फंड में पेमेंट करने में लेट कर दिया है, कोई भी केस हो, आपको जो है वो ड्यू अमाउंट के साथ इंटरेस्ट के साथ जो है आपको वो डिलेड पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेनल्टीज की। हर एक्ट का एंडिंग हम लोग इसी से करते हैं कि इन केस ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं तो 2-3 ही केसेस हो सकते हैं। पहली चीज है 2 केसेस है, जैसे यहाँ पर कि आपने ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं की है, एंड दूसरी केस यहाँ पर हो जाएगी कि आपने जो इंश्योरेंस या कंट्रीब्यूशन जो आपकी बनती थी ग्रेचुटी की ग्रेचुटी फंड में, उसमें पेमेंट करने में आपने डिले कर दिया है। 2 ही केस हो सकते हैं यहाँ पर जैसे ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं। तो पहला जैसे मैंने आपसे कहा नॉन पेमेंट है ग्रेचुटी की, इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे 6 मंथ से 2 ईयर्स की, एंड फाइन है यहाँ पर 10,000 से 20,000 रुपए तक की या फिर दोनों। तो यू कैन सी अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये तो हम लोगों ने इनिशियल जो बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स की, बहुत ही मिनिमल से अमाउंट 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके से वो रखते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली ले रखा है। नॉन पेमेंट पे आपकी इम्प्रिजनमेंट रहेगी 6 महीने से 2 साल तक की, फाइन रहेगा आपका 10,000 से 20,000 तक रुपए तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है। दूसरा केस है अगर आपने जो है अगेन अपनी जो कंपल्सरी इंश्योरेंस है उसकी प्रीमियम पे करने में टाइम डिले कर दिया है, या आप अपने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूशन करने में फेल हो गए हो। इस केस में जो है आपको सिर्फ फाइन ही लगता है, दैट इज 10,000 रुपए का फाइन रहेगा। और अगर आप अपने इस ऑफेंस को कंटिन्यू रखते हो तो आपको 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से इसमें कंटिन्यू आपको पैसा इसमें जो है डिले पेमेंट का आपको एड ऑन होता रहता है। तो यू कैन इमेजिन कि आप एक दिन का आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी सीरियसनेस कितनी ज्यादा है। तो इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। ग्रेचुटी एक्ट में मेन आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि ग्रेचुटी का मतलब क्या है, प्लस हमारा जैसे हमने कहा कि इंडिया में हम लोग इसको एक रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के अलावा भी बहुत सारे XY रीजंस हैं जैसे हमने डिस्कस किया है जिस केस में आपको ग्रेचुटी मिलती है। डेज आपको ध्यान रखने हैं कि वो सीजनल है कि नॉन सीजनल है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहती है। सीजनल नॉन सीजनल में सबसे पहली चीज आपकी जो क्वालिफाइंग पीरियड है वो डिफरेंट है दोनों केसेस में, प्लस जो आपको कैलकुलेशन करने का तरीका है जो हम लोग बात कर रहे थे वो भी दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप ध्यान में देख लेना, ध्यान से इसको दोबारा पढ़ लेना। सिंपल सा एक ही सेशन में इसको हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में एक ब्रांड न्यू एक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको अच्छे से देख लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।